नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की खबर से, जिससे जुड़ा एक अहम सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। ये जो फुटेज है वो 29 मई का है, जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। उनके घर के बाहर का ये फुटेज है, जिसमें एक शख्स जो सेल्फी लेता हुआ दिख रहा है, उसका नाम केकड़ा है, जिसकी गिरफ्तारी इसी फुटेज के आधार पर हुई है। बताया जा रहा है कि इसी शख्स ने शूटर्स को अहम जानकारी दी थी सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को लेकर। न सिर्फ इतना, बल्कि शूटर्स को गाड़ी भी इसने मुहैया करवाई थी। मुकेश सिंह सेंगर की ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा ये नया सीसीटीवी फुटेज है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला जब घर से बाहर निकले तो उनकी थार गाड़ी के आसपास कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। पंजाब पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें 2 संदिग्ध हैं, जिनमें एक सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहा है। सेल्फी लेने वाले हनी उर्फ केकड़ा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हनी ने हमलावरों को बताया कि सिद्धू मूसेवाला बिना सुरक्षा के और बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के घर से निकल चुके हैं। केकड़ा सिरसा के कालावाली गांव का रहने वाला है। जो शख्स सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी ले रहा है, शक है कि उसी शख्स ने हमलावरों को फोन कर ये जानकारी दी कि सिद्धू मूसेवाला घर से बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी और बिना सुरक्षा के निकल चुके हैं। इसके बाद हमलावरों ने सिद्धू की हत्या कर दी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हत्याकांड में अलग अलग राज्यों जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शूटर शामिल हैं। पंजाब पुलिस ने इनके नाम और तस्वीरें जारी की हैं। पहला नाम मनप्रीत उर्फ मन्नी का है। इसे पंजाब में जेल से लाकर पूछताछ जारी है। मनप्रीत तरन तारण का रहने वाला है। दूसरा जगरूप सिंह रूपा है। तरन तारण के ही रहने वाले इस अपराधी पर कई केस दर्ज हैं। तीसरा भटिंडा का हरकमल है, ये भी हिस्ट्री शीटर है। चौथा हरियाणा के सोनीपत का प्रियव्रत फौजी है। इस पर सोनीपत पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा हुआ है। पांचवा सोनीपत का शातिर बदमाश मंजीत है। छठवां पुणे का सौरभ है। सातवां पुणे का ही संतोष जाधव है, जो ओंकार नाम के शख्स की हत्या के आरोप में 1 साल से फरार है और पुणे पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। 8वां सीकर राजस्थान का सुभाष बानुडा है। पंजाब पुलिस इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई को भी मास्टरमाइंड मान रही है। उसकी तलाश जारी है। पंजाब पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें सोमवार को केकड़ा नाम का शख्स भी पकड़ा गया, जिसका हमलावरों को गाड़ी मुहैया करवाने में हाथ है। पुलिस के मुताबिक अब तक जितने लोग पकड़े गए हैं वो सभी लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं, लेकिन पुलिस अब तक ना तो किसी शूटर को पकड़ पाई है और ना ही लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और भाई, कानपुर हिंसा की बात करते हैं। इस मामले में 40 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई है। 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें मास्टरमाइंड भी शामिल है। पुलिस ने कुल 3 FIR दर्ज की। 36 लोग नामजद किए गए हैं। 500 से ज्यादा अज्ञात FIR में आज कानपुर पुलिस ने 40 से ज्यादा संदिग्धों की तस्वीरें जारी की हैं। साथ ही एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर लोगों से सूचना देने की अपील की गई है। आरोपियों की सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और NSA के तहत कार्रवाई करेगी। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी पुलिस कर रही है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को यह हिंसा भड़की थी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान हुआ है, तो रामपुर से आसिम रजा का। हालांकि यहां पर आजम खान की पत्नी के पहले उतारे जाने की चर्चा थी। रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में तंजीन फातिमा नहीं, आसिम राजा उम्मीदवार होंगे। ये ऐलान खुद सपा दफ्तर में आकर आजम खान ने किया। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिम राजा। ये चुनाव
हम आसिम राजा साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। हैरानी इसलिए हुई कि सोमवार सुबह से इस सीट के लिए तंजीन फातिमा का नाम चल रहा था। इसी तरह अखिलेश यादव की खाली सीट पर धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार हो रहे हैं, ना कि डिंपल यादव जैसी चर्चा थी। नामांकन के आखिरी दिन आजम खान और अखिलेश यादव ने अपनी पत्नियों को चुनाव ना लड़ाने का फैसला किया है। रामपुर के आवाम का आजम खान साहब से बड़ा करीबी और जज्बाती रिश्ता है। आजम खान साहब के हर पैगाम पे, हर तहरीक पे लोगों ने लब्बैक कहा है, लोगों ने आपके साथ चले हैं, भरपूर साथ दिया है और ये इलेक्शन भी हम सबके लिए बहुत अहम है, आजम खान साहब के लिए बहुत अहम है। जिस तरह साबिक में पहले रामपुर के लोग आजम खान साहब के पैगाम को उनकी आवाज में आवाज मिलाकर चलते रहे हैं, इंशाल्लाह लोकसभा के इस इलेक्शन में भी लोगों के जज्बात इसी तरह रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पे राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ, महंगाई कब बढ़ाई जाती है कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है और इस चुनाव में भी मैं समझता हूं फिरका परस्त ताकतों को खाड़ फेंकने का काम आजमगढ़ के लोग करेंगे। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ से होगा। सपा से लड़ाई कोई है नहीं, इस बार लड़ाई जो है वो बसपा से है। पिछली बार लेकिन सर वही दूसरी तरफ देखे तो जो है 2022 विधानसभा में सपा ने यहाँ 10 विधानसभा सीटें जीत ली, तो कितना चुनौतीपूर्ण ये देख रहे हैं, ये भी तो देखने की बात है। आप ये भी देखिए कि उन 10 विधानसभा में दूसरे नंबर पे हमारी पार्टी रही जी, और अब जो है आप अगर देखेंगे पिछले उनके महागठबंधन के समय में जो मैंने लोगों का आशीर्वाद प्यार पाया था वो बहुत ही ज्यादा था, और अब जब उनका गठबंधन टूट चुका है तो ऐसे में जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद प्यार दिया था वही मेरे आशीर्वाद प्यार मिल जाएंगे, मैं आराम से जीत जाऊंगा। रामपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व एमएलसी घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर 22 जून को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि कैसे रामपुर से चुनाव जिताते हैं आजम खान आसिम राजा को, और धर्मेंद्र यादव के लिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश जी जान लगाएंगे, ये तय है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट के लिए आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक, बीजेपी से राजेश भाटिया और कांग्रेस की ओर से प्रेमलता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि टक्कर आप और बीजेपी के बीच साफ है। आम आदमी पार्टी का रोड शो। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आपने दुर्गेश पाठक को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है। हम चाहते हैं कि आगे के भी जो भी काम है, केजरीवाल जी का जो काम पूरे दिल्ली में चल रहा है, यहाँ भी चले। केजरीवाल जी को बहुत रोड शो में मौजूद राघव चड्ढा ने दावा किया कि जीत का अंतर इस बार और ज्यादा होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे और दुर्गेश भाई की छवि पे इस बार वोट पड़ेगा, और ये हमारा विश्वास है कि जितने मार्जिन से हम 2020 में ये सीट जीते थे उससे ज्यादा मार्जिन से इस बार जीतेंगे। पिछले 2 बार से इस सीट पर आपका कब्जा है। इससे पहले 3 बार अलग अलग वक्त पर बीजेपी और 1 बार कांग्रेस के पास ये सीट रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रेमलता मैदान में है, लेकिन टक्कर जैसी बात आप और बीजेपी में ही दिख रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है राजेंद्र नगर का बेटा और करावल नगर का भगोड़ा, जो वहां से चुनाव हारकर वहां की जनता को धोकर यहाँ आया है, और केजरीवाल ने जो राजेंद्र नगर विधानसभा के लोगों का अपमान किया है, उसे एक भी कार्यकर्ता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए अपनी विधानसभा में नहीं मिला। हर किसी के वादे, हर किसी के दावे, वादों दावों में कोई किसी से कम नहीं। काम का बखान भी है, अपना गुणगान भी है। कोई बात चेहरे की कर रहा है तो कोई चरित्र की। चुनाव में ये बातें बहुत आम हैं।
नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई उसको देखते हुए बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सरकार से भरोसा चाहते हैं कि इस तरह का हमला फिर से नहीं होगा। चारों तरफ मौत का साया है, फिर से 90 आया है। अनंतनाग के वेसू में एक ट्रांजिट कैंप के भीतर कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। सरकार ने उन्हें घाटी के भीतर सुरक्षित जगहों पर नियुक्त करने का फैसला किया है, इसके बावजूद वो नौकरी पर लौटने से इनकार कर रहे हैं। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। उनका कहना है कि हाल के हमलों के बाद वो घाटी में कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये सारा आई वॉश है जी, यहाँ पे कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो सेफ है जी, ठीक है। गवर्नमेंट खुद भी एश्योर नहीं है, हमें बाहर नहीं निकलने दे रही है यहाँ पे। हम अगर बाहर प्रोटेस्ट करने निकलेंगे हमें बोलते हैं यहाँ पे आपको कोई ग्रेनेड लगाएगा, कोई गोली मारेगा। पिछले 25 दिनों से कश्मीरी पंडित एहतिजाज कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। ये कहते हैं कि उनको ऐसी जगह रखो जहां उनको ये डर न हो कि ये बंदूक वाला आ जाए उन पे गोली मारे। राहुल भट्ट का कत्ल जो मजिस्ट्रेट के दफ्तर में हुआ, उसने पूरी कम्युनिटी को झंझोड़ के रखा है। 25 दिनों से ये दफ्तर नहीं जा रहे हैं। सैकड़ों जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय थे पहले ही जम्मू भागे हैं डर की वजह से। बीते 12 साल में जो 4000 पंडित कर्मचारी कश्मीर घाटी आए थे, उनमें से ज्यादातर जान के डर से जम्मू जा चुके हैं। जो अब भी कैंपों में हैं, वो कहते हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकते और पूछ रहे हैं कि क्या सरकार उन्हें गारंटी दे सकती है कि और हमले नहीं होंगे। मेरे रेजिडेंशियल जगह से लेके ऑफिस की जगह तक वहाँ की जिम्मेवारी कौन है? सर क्या मैं यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट हूँ जो खाली घर से निकल के ऑफिस जाएगा? सर मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, मेरे कलीग हैं, मेरे यार हैं, दोस्त हैं, मेरे उनको उनकी खुशी में उनके दुख में शामिल होना। क्या मेरे को सर बाहर नहीं निकलना? हमें तो बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं लगती। हम अपने बच्चों को कहाँ रखें? हम कहाँ जाएंगे सर? स्कूल में जाएंगे तो वहाँ क्या हमारे पास मतलब क्या गारंटी कि वहाँ पे नहीं आएंगे? जम्मू में अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका घाटी से बाहर तबादला किया जाए। वो रजनी बाला की हत्या के बाद घाटी से पलायन कर गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये आतंकवाद का आखिरी दौर है। हालांकि चुन चुनकर किए गए हमले रोकने में नाकामी की वजह से उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। कश्मीर के लोग समझ भी रहे हैं और कई लोगों ने खुलेआम इन चीजों की निंदा की है, धर्मगुरुओं ने भी इसकी निंदा की है। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि जब दिया बुझने को होता है तो लौ उसकी तेज हो जाती है। तो ये अंतिम सांसें ले रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर वही दिन आवे। मैं समझता हूँ कि प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी क्षमता से अपनी तैयारी कर रहे हैं। सरकारी दावों से अलग जम्मू कश्मीर प्रशासन की चुनौती अपने ही कर्मचारियों में विश्वास की बहाली है, ताकि वो बिना डर के काम पर लौट सकें। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 31 मई को जब एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम में लैंडिंग के लिए हेलीपैड के पास पहुंचा तो वो डगमगाने लगा। किसी तरह से उसकी सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में बैठे यात्री बेहद डर गए थे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ऑपरेशनल एडवाइजरी जारी की है। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर ने नियंत्रण खो दिया था। आसपास के सभी तीर्थयात्री घबरा गए और हेलीपैड से भागने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। फिल्मकार करण जौहर की हालिया पार्टी में जो मेहमान पहुंचे थे उनमें 50 से ज्यादा कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इनमें बड़े सितारे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। मुंबई में कुछ इस कदर कोरोना की वापसी हुई है कि बीते 6 दिनों में 90% मामले बढ़े हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। कोविड अस्पताल अलर्ट मोड पर है। देखिए पूरी खबर। शाहरुख खान, कटरीना कैफ, कार्तिक आर्यन, आदित्य रॉय कपूर समेत करण जौहर की ग्रैंड पार्टी में पहुंचे करीब 50 मेहमान कोविड संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कोविड पॉजिटिव हैं। शहर अलर्ट मोड पर है। कोविड बेड तैयार हैं। डीन की निगरानी में सभी मशीन और उपकरण फिर से फिट किए जा रहे हैं।
अब तक 26,000 कोविड मरीजों का इलाज कर चुका 2,500 से भी ज्यादा कोविड बेड वाला मुंबई का सबसे बड़ा कोविड जंबो सेंटर कोरोना से नई जंग के लिए फिर तैनात है। पिछले 4 दिनों में 4 वार्ड्स एक्टिवेट कर दिए हैं। इसके साथ 1000 बेड हमारे एक्टिवेटेड है। सारे आईसीयूज, डायलिसिस, वेंटिलेटर्स, मशीन्स, कंज्यूमेबल सारे जगह पे अभी आ चुके हैं। पिछले 3-4 दिनों में टेस्टिंग की भी मात्रा बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट जो बीकेसी में हम टेस्ट कर रहे हैं वो 10% के आसपास डेली दिखाई दे रहा है, जो पहले 2 से 3% था, अभी एक हफ्ते में 10% आ चुका है। मुंबई में बीते 6 दिनों के अंदर कोरोना केसेस में 90% की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने में रिपोर्ट हुए कोविड मामलों में 200% से ज्यादा का इजाफा दर्ज हुआ है। पूरे अप्रैल महीने में 1795 कोविड मामले दर्ज हुए। जून में सिर्फ शुरुआती 6 दिनों में ही 84% बढ़कर 3,318 मामले अब तक दिख चुके हैं। मई महीने के 50% मामले इस महीने जून में बीते 6 दिनों में रिपोर्ट हो चुकी हैं। मुंबई में टेस्टिंग पॉजिटिविटी 11% तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत नागपुर जिले में कोविड मामलों के लिए दिल्ली से आ रहे प्रवासियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए, जो नागपुर शहर में जो कोरोना बढ़ रहा है उसका मेन रीजन जो है वो दिल्ली से आने वाले जितने प्रवासी है वो प्रवासियों के वजह से यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। जो केसेस आज 35 केसेस हमने जो ट्रेस किए हैं उसमें मैक्सिमम दिल्ली से आने वाली केसेस हमको मिली है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा कि एयरपोर्ट पर ही हम उनका ट्रेसिंग करें, ऐसी सूचनाएं दी। साथ में शहर में और ग्रामीण इलाकों में भी हमने टेस्टिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, ऐसे मैंने सूचनाएं प्रशासन को कर दी है। बीएमसी के आंकड़ों की माने तो बीते 6 दिनों में मुंबई के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों में 50% का उछाल दिखा है। 6 हफ्ते पहले तक कोई एडमिशन नहीं होते थे। पिछले महीने तो कुछ एडमिशन शुरू हुए हैं, और लेकिन अब हमारे पास करीब 9 पेशेंट एडमिटेड हैं, जिसमें से 6 वार्ड्स में और 3 आईसीयू में है। एक पेशेंट ऐसा था जिसको कोमॉर्बिडिटीज थी, एक हार्ट फेलियर का पेशेंट था, तो उसे आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ी थी। कोविड की वजह से फिर से जो हमने पिछली साल जो कॉम्प्लिकेशन देखे वो सारे कॉम्प्लिकेशंस को भी हमें फेस करने की संभावना है अभी भी। मुंबई पहली जैसी रफ्तार में पूरी तरह से लौट चुकी है। अब बढ़ते मामले फिर पाबंदियों के संकेत दे रहे हैं। राज्य सरकार चेता चुकी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।